हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में हम आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तैयारी करवा रहे हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने शुरू की हुई है और पहला चैप्टर जो था सेट्स का कंप्लीट सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई का बटन दबा के मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। सेट्स चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे हमने आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जी हाँ, रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज, अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अभी कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और बड़े ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स और डिटेल्ड थ्योरी जो है हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हर क्वेश्चन का आपको एक एग्जैक्ट और बेस्ट सोल्यूशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो रिलेशंस एंड फंक्शंस, सेकंड चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, देयर इज अ सेट ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं -1, 2 और 3, और एक सेट है बी जिसके अंदर है 2 एलिमेंट 1 और 3। हमें पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी और ए क्रॉस ए। आपको पता है जब भी दो सेट्स का हम क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसको, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसका एक्सप्लेन कर रहा हूं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है कि जो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे उनमें पहले ए के एलिमेंट आएंगे और फिर सेट बी के आएंगे। जैसे पहला एलिमेंट सेट ए का -1 है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले इस 1 के साथ लिखा जाएगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, -1 1, फिर -1 का ऑर्डर्ड पेयर नेक्स्ट एलिमेंट जो सेट बी का है 3, उसके साथ लिखा जाएगा -1 3। समझ आया सभी को? एक्सप्लेन है। -1 का पहले मैंने 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखा, फिर मैंने -1 का 3 के साथ लिखा। जब दोनों एलिमेंट्स के साथ बी, सेट बी के दोनों एलिमेंट्स के साथ सेट ए के पहले एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लिख लिया जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे सेट ए का दूसरा एलिमेंट और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 2 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ लिख रहे हैं, 2 1, 2 का ऑर्डर्ड पेयर फिर हमने 3 के साथ लिखना है, 2 3। फिर बारी आती है थर्ड एलिमेंट की। अब दोनों, जो सेट ए का दूसरा एलिमेंट था उसके ऑर्डर्ड पेयर सेट बी के दोनों एलिमेंट के साथ लिख दिए हैं। अब सेट ए का तीसरा एलिमेंट 3 हम लेके चलेंगे और उसका ऑर्डर्ड पेयर पहले 3 1 और फिर 3 3 हमने लिख लेना है। इसी तरह आपने हर एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर पहले वाले सेट के हर एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के हर एलिमेंट के साथ लिखना है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे ए क्रॉस बी हमने लिखा। अब बारी आती है बी क्रॉस ए की। जब बी क्रॉस ए की बारी आती है तो इसका मतलब हमने सेट बी के एलिमेंट पहले लिखने हैं ऑर्डर्ड पेयर में और ए के बाद में लिखने हैं। यानी ये प्रोसेस जो अभी तक हम ऐसे कर रहे थे अब ऐसे चलेगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ए क्रॉस बी ना, इन्हीं को रिवर्स कर दो तो बी क्रॉस ए आ जाएगा। गलत है वो, ऐसे नहीं होता। आपको इंडिविजुअली ही लिखना पड़ेगा और आप देखेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं आते। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम? ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट सेट ए के हैं, जितने एलिमेंट सेट बी के हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी के पता चल जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 हैं, तो 3 × 2 6 एलिमेंट होने चाहिए। चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट हैं हमारे पास। अब बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो अब हमने पहले सेट बी का एलिमेंट लिखना है। पहला एलिमेंट सेट बी का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे सेट ए के पहले एलिमेंट के साथ, 1 -1। देखिए ये तो ठीक हो गया, पर अगला नहीं होगा। 1 का अब ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ लिखा जाएगा, 1 2। फिर 1 का 3 के साथ लिखा जाएगा, 1 3। बड़े सिस्टमेटिक ढंग से लिखना, आराम से लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिखे जाते हैं। अब सेट बी का जो पहला एलिमेंट था उसके हमने ऑर्डर्ड पेयर सेट ए के तीनों एलिमेंट के साथ लिख दिए।
अब दूसरे एलिमेंट की बारी आती है, मतलब 3 से शुरू करेंगे। तो ये लिखा जाएगा 3 का पहले -1 के साथ, 3 -1, फिर 3 का 2 के साथ, 3 2, और फिर 3 का 3 के साथ 3 3। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की, B क्रॉस B पूछा गया है। थर्ड पार्ट में हमसे B क्रॉस B पूछा गया है। तो मैं फिर से लिख लेता हूं, देखिए सेट B यहां पर एक बार 1 3 और एक बार फिर से दोबारा फिर से लिख रहा हूं मैं, क्योंकि B का ही क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ लेना है। तो मैं एक बार और लिख लेता हूं B को 1 3। यहां से देखेंगे आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है B क्रॉस B, यानी 1 का ऑर्डर्ड पेयर हमने इसी के सेट B के पहले एलिमेंट के साथ 1 के साथ लिखना है। तो 1 1 आएगा एक, तो फिर 1 का 3 के साथ बनेगा 1 3 आएगा, फिर 3 का 1 के साथ बनेगा 3 1 आएगा, और फिर 3 का 3 के साथ बनेगा 3 3 आएगा। तो इस तरह देखिए, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट थे, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल गया आपको, 2 × 2 4, 1 2 3 4। आगे अब बात करेंगे चौथे पार्ट की, A क्रॉस A की। तो फोर्थ पार्ट में जैसे हमने B क्रॉस B लिखा था, ऐसे ही A क्रॉस A भी लिखना है। A क्रॉस A मतलब -1 2 3 था हमारा सेट A। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, सेट A को एक बार फिर से लिख लेते हैं। इससे दोबारा लिखने से क्या एडवांटेज होता है, कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होता हमारा, चांसेस ऑफ एरर यानी गलती के जो चांस हैं वो लगभग निग्लिजिबल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो देखिए -1 का ऑर्डर पेयर मुझे इस -1 के साथ लिखना है, तो यहां लिखा जाएगा -1 -1, फिर -1 का 2 के साथ -1 2, फिर -1 को 3 के साथ लिखना है -1 3। फिर अब 2 की बारी आती है, 2 को फिर से दोबारा रिपीट प्रोसेस तीनों एलिमेंट के साथ एक एक करके, 2 का -1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, और फिर अब 3 की बारी आती है, इसी तीनों एलिमेंट के साथ दोबारा फिर से ऑर्डर पेयर लिखने हैं, यानी 3 -1 3 2 और 3 3। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट के होते हैं। याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट इंडिविजुअल जैसे सेट के एलिमेंट होते हैं वैसे नहीं होते, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चारों पार्ट के कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिखकर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा है, इफ P इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक सेट गिवन है P। एक सेट हमें Q गिवन है, Q इज इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू W, W मतलब होल नंबर होता है, कैपिटल एंड नेचुरल नंबर होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है फिर से, पर इंडिविजुअल सेट का नहीं है इस बार, P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेट P के और सेट Q के एलिमेंट्स लिखने हैं, कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए सेट P के एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे, लेस देन 3 है मतलब 3 से कम होने चाहिए और नेचुरल नंबर है। तो आपको 3 से कम नेचुरल नंबर लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं, 1 और 2। सिर्फ 2 ही नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो 3 से कम है। तो इसका मतलब सेट P के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट आए, 1 और 2। अब बात करेंगे सेट Q की। सेट Q के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, लिखा है लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 लेना है, और x की कौन सी वैल्यू लेनी है, होल नंबर। तो होल नंबर में आपको पता है 0 भी इंक्लूड होता है। तो 2 से कम और इक्वल टू इंक्लूडिंग 0। क्यों 0 इंक्लूड किया, क्योंकि 0 होल नंबर है। यहां नहीं किया था क्योंकि 0 होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। तो सेट P में 2 एलिमेंट आए और सेट Q में 3 एलिमेंट आए। हम निकालना चाहते हैं P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q का क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखिए P यूनियन Q निकालते हैं। P यूनियन Q, यूनियन आपको पता है इन दोनों का, सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जो रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ एक बार। तो 0 1 2, तो P यूनियन Q में सिर्फ हमारे पास 3 एलिमेंट आए, 0 क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है और 2 भी रिपीट हो रहा है, तो एक एक बार लिखेंगे। दूसरा हमें निकालना है P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q मतलब जो एलिमेंट्स कॉमन है,
कौन कौन से कॉमन है? देखिए P में 1 2 है और Q में 0 1 2 है, तो 1 2 1 2 कॉमन हो गया। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो P इंटरसेक्शन Q के अंदर भी 2 एलिमेंट आ गए 1 2। तो P यूनियन Q में 3 एलिमेंट हैं, P इंटरसेक्शन Q में 2 एलिमेंट हैं। हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसका मतलब कितने आएंगे? 3 × 2 6 एलिमेंट्स आएंगे। और भूलना नहीं है, एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। P यूनियन Q क्रॉस प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं इसका P इंटरसेक्शन Q, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यूनियन Q पहले है, तो इसके एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे और इसके बाद में। तो पहले 0 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 के साथ, 0 1, फिर 0 का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 के साथ, 0 2। सेम यही प्रोसीजर आपको 1 और 2 के लिए भी रिपीट करना है। अब 1 का ऑर्डर पेयर पहले 1 के साथ 1 1, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ 1 2। सिमिलरली 2 का ऑर्डर पेयर पहले 1 के साथ 2 1, और फिर 2 का ऑर्डर पेयर 2 के साथ यानी 2 2। तो इस तरह से देखिए हमने ये P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q का क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 और 2 2। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आए हैं। हमने आपको बताया था 6 एलिमेंट्स क्यों आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन हम। सेट ए दिया हुआ है हमें, x सच दैट x बिलोंग्स टू w, मतलब होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। लिख देता हूं यहां पर होल नंबर्स, हमेशा सिंबल्स का पता होना चाहिए आपको नंबर सिस्टम के। और x लेस देन 2, 2 से कम। सेट बी दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 1 and 4। ग्रेटर का साइन है, इक्वल टू का नहीं है, मतलब 1 और 5 के बीच के नेचुरल नंबर लिखने हैं। और सेट सी के एलिमेंट हमें दिए ही हुए हैं। निकालना क्या है? फिर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ए क्रॉस एक बार पहले बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और दूसरे पार्ट में ए क्रॉस बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहला काम हमें सेट के ए के एलिमेंट लिख लेने हैं। सेट ए के एलिमेंट 2 से कम होल नंबर 0 और 1। सेट बी के एलिमेंट 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 नहीं लेने, नेचुरल नंबर यानी 2 3 और 4। और सेट सी दे ही रखा है 3 और 5। हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं पहले। हमें पूछा गया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये निकालने से पहले बी इंटरसेक्शन सी लिख लें। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं, वो क्या आएगा, मतलब बी और सी में क्या कॉमन है। तो देखिए यहां बी के एलिमेंट है 2 3 4 और सी के हैं 3 और 5। तो कॉमन क्या हुआ? सिर्फ 3। अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के साथ। हाँ जी, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी इंटरसेक्शन सी का। ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं 0 और 1, बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एक एलिमेंट है 3, तो यानी 2 और 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 ही एलिमेंट आएंगे। तो जी का 0 के साथ पहले आपने जो ए का पहला एलिमेंट है 0, उसका ऑर्डर्ड पेयर लिखना है 3 के साथ यानी 0 3। फिर आपने 1 का ऑर्डर्ड पेयर लिखना है 3 के साथ यानी 1 3। तो ये आपका हो गया, देखिए फर्स्ट पार्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाल दिया। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछा गया है ए क्रॉस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब पहले सबसे पहले हमें बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना चाहते हैं ना, तो यहां पर पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं अलग से कि वो क्या आ रहा है। मतलब सेट बी के एलिमेंट 2 3 4 और सेट सी के एलिमेंट 3 5 सारे लिखने हैं। जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार, यानी 2 3 रिपीट हो रहा है एक ही बार लिखा जाएगा, और 4 और 5 यानी 4 एलिमेंट आ गए बी यूनियन सी में। और सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है 0 1, तो 2 एलिमेंट यहां है, 4 एलिमेंट यहां है, तो 2 × 4 यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे टोटल 8।
तो देखिए लिखते हैं एक एक करके। पहले 0 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाना है? 2 के साथ, 0 2। फिर 0 का ऑर्डर्ड पेयर नेक्स्ट एलिमेंट 3 के साथ, 0 3। फिर 0 का नेक्स्ट एलिमेंट 4 के साथ, 0 4। फिर 0 का नेक्स्ट एलिमेंट 5 के साथ, 0 5। यानी सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है पहले एलिमेंट का। अब दूसरे एलिमेंट की बात की जाएगी। सेट ए का दूसरा एलिमेंट 1 है। इन चारों के साथ आपने फिर से ऑर्डर्ड पेयर लिख देना है। तो ये लिखा जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, तो अब देखिए टोटल 8 एलिमेंट आ गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी यूनियन सी का भी लिख देंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं हमें, 2a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 8 3। और दूसरा पार्ट है a/4 a माइनस 2b इज इक्वल टू 0,6 प्लस बी। हमें ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट लिखता हूं मैं। जैसे यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट लिख लेता हूं, 2a प्लस बी कॉमा a माइनस बी और दिस इज इक्वल्स टू 8 3। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है जब उनको कंपेयर किया जाता है वो इक्वल होते हैं। वो कब होता है? जब फर्स्ट एलिमेंट जो है, जिसको आप एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंगली सेकंड यानी वाई कोऑर्डिनेट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो मैं लिख रहा हूं देखिए 2a प्लस बी, क्योंकि इक्वल गिवन है तो कंपेयर कर सकते हैं। 2a प्लस बी की वैल्यू क्या आने वाली है? 8। और a माइनस बी की वैल्यू क्या आने वाली है? 3। ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास यहाँ पर, इक्वेशन 1 और 2। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ये प्लस बी है माइनस बी कैंसिल हो गए, 2a प्लस a 3a और 8 प्लस 3 11। तो यहाँ से सिंपली a की वैल्यू आ जाएगी 11/3। तो देखिए a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब b निकालना है तो a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं आप। जैसे a माइनस बी 3 है, 1 में भी कर सकते हैं। तो मैं a की जगह पे 11/3 लिख देता हूँ, माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव अपॉन 1 3 11 माइनस 3 3 9 b। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास आ गई, देखिए 11 माइनस 9 2 2/3। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए कही गई थी। a 11/3 आ गया, b 2/3 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। a/4 a माइनस 2b जो है वो 0,6 प्लस b के इक्वल है। तो जो a/4 है वो किसके इक्वल होगा? 0 के। तो देखिए बहुत सिंपल है, a/4 0 लिख दिया। और आपको पता है मैं इसको 0.1 भी लिख सकता हूँ। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू 0 आ जाने वाली है। अब बात करेंगे a माइनस 2b की, दूसरा एलिमेंट। वो किसके इक्वल आने वाला है? 6 प्लस b के। ठीक, a तो 0 आ ही गया था, यहाँ रख देंगे। 0 माइनस 2b, ये वाला प्लस b इधर आके माइनस का b और इज इक्वल टू 6, यानी माइनस 3b इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू -2, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए वैल्यूज आ गई a की 0 और b की -2। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा है देयर इज अ सेट a 1 2 3 4 5। एक सेट दे रखा है s a और दूसरा सेट दे रखा है s। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है ये एक्स वाई। इस सेट s के जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट x है वो भी सेट a का एलिमेंट है, इन 5 में से कोई एक होगा। और जो y है वो भी सेट a का एलिमेंट है, मतलब वो भी इन 5 में से कोई एक होगा। हमें क्या करना है? हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। पहले पार्ट में वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें x और y दोनों का सम 5 हो। दूसरे पार्ट में वो लिखने हैं जिनका सम लेस देन 5 हो। और तीसरे पार्ट में वो लिखने हैं जिनका सम ग्रेटर देन 8 हो। तो देखिए क्या करते हैं, हमें सेट A पता है 1 2 3 4 5 और सेट S के एलिमेंट फर्स्ट पार्ट के लिए मैं लिखूं, कंडीशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यानी सेट S के एलिमेंट मुझे लिखने हैं ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर S सेट की फॉर्म में नहीं लिखते क्योंकि सिंपल ऑर्डर्ड पेयर पूछा है आपसे, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर। तो सिंपल ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं जिन दोनों एलिमेंट का सम 5 होना चाहिए।
तो 1 का ऑर्डर पेयर मुझे 1 के साथ ही लिखना है, मतलब मैं दोबारा लिख लेता हूं एक बार और सेट ए को 1 2 3 4 5। ठीक है, वो एलिमेंट लिखने हैं जिनको प्लस करके 5 आता हो। तो पहले 1 को देखते हैं, इस 1 को देखता है किसके साथ प्लस करके 5 आ रहा है। 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। तो 1 का 4 के साथ पेयर बन रहा है जिनका सम 5 आता है। तो पहला ऑर्डर पेयर 1 4 बन गया। फिर 2 को लेके चलते हैं, 2 + 1, 2 का 1 के साथ चेक कर रहे हैं, 3 होता है, 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5 होता है। तो 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनेगा, वो भी लिख देते हैं। फिर हम 3 को लेके चलेंगे, 1 के साथ चेक करेंगे पहले, 3 + 1 4 होता है, 3 + 2 यानी 3 2 दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। फिर हम 4 को चेक करेंगे, 4 + 1 5 होता है, तो 4 1। तो यानी कितने ऑर्डर पेयर आ गए, 1 2 3 4, 4 ऐसे ऑर्डर पेयर हैं ए और ए के, जिसमें एक्स एलिमेंट भी सेट ए का एलिमेंट है, वाई एलिमेंट भी सेट ए का एलिमेंट है, और दोनों का सम 5 है। चेक कर सकते हैं, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। इसी तरह से अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेकंड पार्ट में क्या करना था, x + y < 5। वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनका सम इन दोनों का प्लस 5 से कम आना चाहिए। 5 से कम मतलब पहला 1 के साथ चेक करते हैं, 1 + 1 2 होता है, 5 से कम है तो 1 1 बन गया। 1 का 2 के साथ भी बन जाएगा 1 2, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, वो भी 5 से कम है। 1 का 3 के साथ भी बन जाएगा, 1 + 3 4 होता है, वो भी 5 से कम होता है। 1 का 4 के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि 1 + 4 5 होता है और हमें < 5 लिखना है। सिमिलरली अब फिर 2 के साथ चेक करेंगे, तो 2 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 होता है, 2 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 होता है, बस 2 के यही बनेंगे। 3 के साथ चेक करेंगे, 3 1 होगा, 3 + 2 नहीं हो सकता, 4 1 नहीं हो सकता, बस और कोई नहीं बनेगा। तो ये देखिए 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 1 4, सबका सम 5 से कम है। तो ये हमारे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर आ गए। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की, x + y > 8। 8 से ज़्यादा वाले लेने हैं, > 8 मतलब 1 1 छोड़ देंगे, 1 2 छोड़ देंगे, 1 3 1 4 1 5। 1 के साथ तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 + 5 मैक्सिमम है, वो 6 होता है। हमें 8 से बड़े लेने हैं, > 8। 2 के साथ चेक करेंगे, मैक्सिमम से ही चेक कर लेते हैं, 2 + 5 ही है मैक्सिमम, 2 + 5 7, वो भी नहीं लेंगे। 3 से बनेंगे, 3 + 4 तो 7 होता है, लेकिन 3 + 5 8, ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि 8 से ग्रेटर चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, मतलब 4 से शुरू होंगे मेरे। तो 4 का एक तो ऑर्डर पेयर देखिए, मैं 4 + 4 से चेक करूं तो 8 होता है, वो तो लेना नहीं है। तो 4 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ बनेगा मेरा 4 5, क्योंकि इन दोनों का सम 9 होता है। और एक मेरा ऑर्डर पेयर 5 के साथ बनेगा 5 4, और एक बनेगा 5 5। 3 ही बनेंगे जी बस, जिनका x और y का सम 8 से ज्यादा है। तो इस तरह से देखिए, तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने सारे ऑर्डर पेयर लिख दिए जो कहा गया था, विच सेटिस्फाइज दीज कंडीशंस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, लिखा है सेट R कोई गिवन है, x y की फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, x और y बिलोंग्स टू W, मतलब होल नंबर, अगेन होल नंबर्स लेने हैं, मतलब 0 इंक्लूड कर सकते हैं आप, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए x² + y² = 25। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन आपको पता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको डोमेन बोलते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट होता है ये रेंज के एलिमेंट हमारे बनते हैं। तो मतलब x और y की वैल्यूज बतानी है अलग अलग एक तरह से, और कंडीशन पहले x² + y² 25, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं 0 इंक्लूड करना है, 2 नेचुरल होल नंबर लेने हैं जिनका सम स्क्वायर का सम 25 होता हो। तो देखिए शुरू करते हैं, हम लिखना R के एलिमेंट लिखने हैं आपको। सबसे पहले मैं 0 से लेता हूं, मान लीजिए x को मैंने 0 ले लिया, तो 0 का स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए यहां पर y की वैल्यू, अगर 5 लूंगा 0 5 तभी बनेगा 0² + 5² 25। फिर मान लो मैं x की वैल्यू 1 ले लूं,
क्या 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर 24 होता नहीं? x की वैल्यू 2 ले लूँ तो 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू क्या बनेगी? 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर अगर मैं लूँ 4 तो 25 माइनस 4, यहाँ से सीधा माइनस कर सकते हो ना, निकाल सकते हो आप। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है, अगर आप ऐसे लिख लें तो बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे आप। तो देखिए जैसे ही आपने x को 0 लिखा तो y की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर? प्लस माइनस 5। लेकिन याद रखना है हमें स्टेटमेंट में कंडीशन गिवन है होल नंबर, तो नेगेटिव साइन तो आएगा ही नहीं, मतलब वो तो रिजेक्ट ही करते चलेंगे। तो सीधा सीधा y की वैल्यू 5 आ गई, तो मैंने 0.5 लिख लिया था। अब अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ, मान लीजिए 1 रखता हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इन्हें 24, ये तो पॉसिबल नहीं है, होल नंबर नहीं आएगा। फिर मैं 2 लेके चलता हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 स्क्वायर, यानी 25 माइनस 4 21, ये भी होल नंबर नहीं आएगा, तो ये भी छोड़ सकते हैं। फिर 3 लेके चलेंगे, 25 तक ही चेक करना है बस, तो 25 माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16, ये बन रहा है ना, 4 आ जाएगी वैल्यू। तो एक ऑर्डर पेयर आ गया 3 और 4। सिमिलरली अब अगर x को 4 ले लूँ तो ऑब्वियस है y 3 आ जाएगा, तो एक हो गया 4 3। अब अगर x को 5 ले लूँ तो इसका मतलब ये y 0 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो R के अंदर मेरे पास 0 5 3 4 4 3 और 5 0 4 ऑर्डर पेयर आ गए। अब मुझे निकालने इनके डोमेन और रेंज। तो मैंने आपको बताया था डोमेन का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट्स। तो मैं जब डोमेन लिखूंगा तो मैं वैल्यूज लिखूंगा 0 3 4 और 5, यानी ये x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट। और जब रेंज की बात करूंगा तो रेंज में मुझे y कोऑर्डिनेट लिखना है, यानी 5 4 3 और 0, 5 4 3 और 0। तो ये मेरा डोमेन आ गया और ये मेरा रेंज आ गया, जो मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। R1 हमें एक सेट गिवन है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 7 लिखा हुआ है। x बिलोंग्स टू r, ये ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर लिखा है यहाँ पर, मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं है, रियल नंबर लिखे हैं। और x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -5 to 5 है, ये मतलब ये ध्यान रखना आपने कि x बिलोंग्स टू -5 से +5 क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। ये कोई रिलेशन है। हमें क्या निकालना है? डोमेन एंड रेंज। तो आपको पता है कि डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x। कोई भी रिलेशन हो उसका अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है तो डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x, यानी x की वैल्यूज हमें स्टेटमेंट में दे रखी हैं क्लोज इंटरवल -5 to 5, मतलब हमें डोमेन तो पता है पहले से, इट इज गिवन टू अस इन द स्टेटमेंट। डोमेन पहला पार्ट पता है क्वेश्चन का। क्या निकालना है? रेंज। रेंज का मतलब होता है इस डोमेन की मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हम सारी की सारी इस कंडीशन के अंदर रखेंगे। जो भी निकल के y की वैल्यूज आएंगी वो हमारे बनेंगे रेंज, मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम y की वैल्यू लिख लेते हैं, कंडीशन जो गिवन है 2x प्लस 7। अब मुझे इसके अंदर से डोमेन के जो मिनिमम पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, देखिए x की वैल्यूज मैं ले सकता हूं। अगर मैं -5 से ही शुरू करूं तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये वो वैल्यूज हैं जो इंटीग्रल वैल्यूज है। मैंने इंटीजर्स लिख लिए एक तरह से, हैं सारे रियल नंबर, वो भी इनके बीच में कहीं आएंगे, वो इंक्लूड कर लेंगे हम। बट इनसे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि मिनिमम से मैक्सिमम क्या रेंज आने वाली है। तो देखिए मैं x की वैल्यू सबसे जो मिनिमम है यहाँ पर -5 से अगर शुरू करूँ, -5 से लेना शुरू करूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 × -5 + 7 यानी -10 + 7 यानी -3। फिर -4 अगर ले तो 2 × -4 + 7 यानी -8 + 7 -1।
-3 ले तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 + 7 -6 + 7 + 1, यानी देखिए नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो सबसे कम कौन सी आई, -3। उसके बाद -1 और उससे बड़ी जो है फिर पॉजिटिव वैल्यू आनी शुरू होगी। अब फिर मैं -2 रखता हूं, 2 इंटू -2 + 7 -4 + 7 3 आ गया। -1 लेके चलते हैं तो 2 इंटू -1 + 7 -2 + 7 5 आ गया। 0 भी लेके चलूँ तो 2 इंटू 0 + 7 0 + 7, यानी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। और पॉजिटिव वैल्यूज 0 के बाद जाकर मैं लिखता चलूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आ सकती है मेरे पास, 5 तक आ सकती है। तो मैं डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू 5 रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे रेंज बतानी है, सारी वैल्यूज नहीं मैं बता सकता, क्योंकि रियल नंबर है। सेट जो R है x की वैल्यूज वो रियल नंबर है। रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, इन्फानाइट आपको पता है। तो 2 इंटू 5 + 7 अगर मैं लिखूँ तो 10 + 7 17 तक मैक्सिमम जा रही है मतलब। तो जो रेंज बन रही है मेरे पास, देखिए जो वैल्यूज ऑफ y हैं वो -3 से लेकर 17 तक जा रही हैं। तो मैं यहाँ पर रेंज के जो एलिमेंट्स लिख दूंगा, क्योंकि x की जो वैल्यू डोमेन है वो क्लोज इंटरवल में है, मतलब -5 और +5 इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब रेंज भी क्लोज इंटरवल में ही लिखनी है मुझे। और -3 से लेकर ये मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम कितनी आई थी 17, यानी -3 से 17 तक क्लोज इंटरवल के बीच में सारी की सारी वैल्यूज रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर आएंगे इस इंटरवल में, यहां से यहां तक। यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इंटरवल की फॉर्म में डोमेन और रेंज बताने थे, आंसर पूछा गया था, रियल नंबर्स की फॉर्म में बताना था। तो जो भी डोमेन और रेंज के बीच में -5 से 5 के बीच में रियल नंबर आएंगे वो सारे डोमेन बनेंगे। -3 से 17 के बीच में जो रियल नंबर आएंगे वो सारे रेंज बनेंगे, इंक्लूडिंग -3 एंड 17। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल है दोनों में, डोमेन में भी और रेंज में भी। ठीक है, इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। वी आर गिवन R2 इज इक्वल टू XY, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। X एंड Y आर इंटीजर्स एंड x² + y² इज इक्वल टू 64 इज ए रिलेशन। तो ये तो अंडरस्टूड है। देखिए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है तो इसका मतलब रिलेशन तो होगा ही होगा वो 100%, क्योंकि रिलेशन का मतलब ये है उसके सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यू जो है वो इंटीजर्स दे रखी हैं। क्या दे रखी है? इंटीजर्स। और वो इंटीजर मुझे लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। किस कंडीशन को? x² + y² इज इक्वल टू 64। और हमें R2 के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब R2 के अंदर रिलेशन में जो x y की वैल्यूज आएंगी वो सारी लिखनी है। तो इंटीजर हैं, देखिए इंटीजर का मतलब क्या है, 0 इंक्लूड होगा, ऑल नेगेटिव वैल्यूज, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहां से कौन कौन सी नेगेटिव और पॉजिटिव आ सकती हैं? देखिए अगर आप x को 0 लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेने का मतलब तो जो भी आप नेगेटिव लेंगे वो होल स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं पहले 0 से शुरू कर लेता हूं। अगर आप x को 0 लेते हैं तो 0 + y² इज इक्वल टू 64, मतलब y² इज इक्वल टू 64, मतलब y इज इक्वल टू ±8। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? +−8। सिमिलरली अगर आप y को 0 ले लें तो ये क्या हो जाएगा? x² + 0 विच इज इक्वल्स टू 64। अगेन x² इज इक्वल टू 64 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू +−8। प्लस माइनस का साइन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो देखिए x की मैंने वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू +−8 आ गई, y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू +−8 आ गई। इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज आएंगी वो सारी किस में आएंगी? फ्रैक्शंस में। क्योंकि अगर आप 1 रखते हैं, मान लीजिए, चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर कि अगर आप x को 1 रखें, देखिए मैं दोनों कंडीशन दिखा देता हूँ आपको। y² इज इक्वल टू 64 - x², यहाँ से निकाल रहे हैं, और y इज इक्वल टू ±√64 - x², ये आ जाता है y की वैल्यू।
यहां पर आप x की कौन कौन सी वैल्यू रखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। स्क्वायर रूट, इंटीजर्स में स्क्वायर रूट अलाउड नहीं है, तो कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे? सिर्फ 0 रखने से ही +-8 और +-8 आएंगे। 1 रखूंगा तो 63 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 60 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 64 - 9, किसी भी वैल्यू से मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आने वाला। तो परफेक्ट स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो R2 के एलिमेंट्स बने वो कौन कौन से बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने, पहले x की वैल्यूज और फिर y की वैल्यूज। तो x की वैल्यू अगर मैं एक बार 0 रखूं तो +8 आ सकती है और y -8 भी आ सकता है, क्योंकि हमने 0 रखा था और मेरे पास दो वैल्यूज आई थी +-8। सिमिलरली अगर मैं y को 0 रखूं तो x की दो वैल्यूज आ सकती हैं +-8, यानी +8 के साथ y 0, -8 के साथ भी y 0, और कोई भी वैल्यू इंटीजर्स की फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। वैसे रियल नंबर की फॉर्म में बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं, पर इंटीजर के लिए सिर्फ यही 4 वैल्यूज हमारे पास बनेंगी जो रिलेशन R2 के एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। R3 एक रिलेशन गिवन है हमें x और mod x, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, मॉडुलस ऑफ x दिया है, सच दैट x इज ए रियल नंबर। x कोई भी एक रियल नंबर है, वो एक रिलेशन है, हमें उसके डोमेन और रेंज बताने हैं। तो रियल नंबर के डोमेन और रेंज, आपको पता है रियल नंबर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, फ्रैक्शंस में भी होते हैं, रेशनल इरेशनल सारे इंक्लूड हो जाएंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले मुझे R3 को देखना है क्या, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, पहला एलिमेंट x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यूज लेनी है, जो y के एलिमेंट्स आएंगे, यानी मेरा जो y कोऑर्डिनेट है वो मॉडुलस x आएगा। मॉडुलस x का मतलब क्या है, मैं कुछ भी रखूँ x की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी, चाहे नेगेटिव रखूँ तब भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव रखूँ तब भी पॉजिटिव आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। और डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब हमने आपको बताया था ये वैल्यूज ऑफ x, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है रियल नंबर। तो डोमेन तो हो गया ऑल रियल्स, यानी -∞ टू +∞, इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाना, याद रखनी ये बात, -∞ से +∞, ये डोमेन हो गया मेरा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। या आप कह सकते हैं सिंपल ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x की वैल्यू आप जो भी रखेंगे वो आपका डोमेन बनेगा, वो मुझे स्टेटमेंट में गिवन है, x इज ए रियल नंबर। अब बात आ रही है रेंज की। रेंज का मतलब है मुझे मॉडुलस x ये लिखना है, मतलब जो y की वैल्यूज आएंगी वो मॉडुलस की फॉर्म में आएंगी, जो भी x रखूंगा उसका मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस मतलब जो नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जितना भी ये -∞ है ये सारा इस +∞ में चला जाएगा और हमारे पास नेगेटिव वैल्यू कोई बचेगी ही नहीं। मतलब हमारे जो रेंज शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी। मैं क्लोज इंटरवल लिख लेता हूँ 0, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, वो रेंज में नहीं आएंगे क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, और वो या ऐसे कहूँ कि नॉन नेगेटिव लेनी है। तो नॉन नेगेटिव मेरा 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा, अगेन इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, कभी क्लोज नहीं होता। तो ये मेरी रेंज बन गई क्लोज इंटरवल 0 to ∞, या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये मेरे डोमेन और रेंज हो गए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, इज द गिवन रिलेशन ए फंक्शन। हमें 5 पार्ट हैं इसके 10th क्वेश्चन के, और 5 अलग अलग रिलेशन दे रखे हैं, और हमें चेक करना है कि क्या वो फंक्शन है या नहीं, और अगर वो फंक्शन है तो हमें उसका रीज़न भी बताना है, गिव रीजन्स। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, h इज इक्वल टू, आपको पता है ये डोमेन का एलिमेंट होता है और ये रेंज का, 4 6 3 9 -11 6 3 11। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी। रिलेशन तो है ये, हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है, फंक्शन की कंडीशन ये है कि ये जो एलिमेंट होता है डोमेन का, ये होता है ऑब्जेक्ट हमारा, और ये जो एलिमेंट है रेंज का,
ये होता है इमेज। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए दो अलग अलग इमेज अवेलेबल हैं हमारे पास तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। अगर यूनिक इमेज है तो बन जाएगा। जैसे 4 के लिए इमेज है 6, 3 के लिए 9, -11 के लिए 6 और 3 के लिए 11। अब यहाँ देखिए आप 3 के लिए एक बार तो कह रहा है 9 आंसर आएगा और एक बार कह रहा है 11 आएगा। मतलब एक एलिमेंट 3 की एक बार तो कह रहा है इमेज 9 आएगी और दूसरी बार कह रहा है इमेज 11 आएगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? कि ये तो वही बात होगी कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, एक बार तो मेरी फ़ोटो नज़र आएगी और एक बार सलमान खान की नज़र आएगी। तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो 3 के लिए ऑब्जेक्ट के लिए एक बार इमेज 9 है और एक बार 11 है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। आप मेंशन कर सकते हैं रीज़न, बिकॉज एलिमेंट 3 has 2 different images, 2 different images, दो अलग अलग इमेज पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे पार्ट पे जाएंगे। तो पहला तो क्लियर हो गया, फंक्शन नहीं है, रीजन बता दिया हमने। दूसरा x ऑब्जेक्ट भी x है, इमेज भी x है, यानी जो एलिमेंट यहां रखूंगा सेम वही आंसर आएगा। डोमेन का भी एलिमेंट सेम है, रेंज का भी सेम है। x इज ए रियल नंबर, मतलब जो रियल नंबर मैं यहां रखूंगा वही रियल नंबर मुझे आंसर में मिलेगा। तो इसका मतलब यस, इट इज ए फंक्शन, क्योंकि डिफरेंट तो आ ही नहीं सकता ना। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 मिलेगी, -1 रखूंगा तो -1 मिलेगी, डिफरेंस है ही नहीं। बिकॉज अगेन रीजन आप मेंशन कर सकते हैं, एवरी एलिमेंट in domain has a unique image in codomain और range, या एक ही बात है। अब आप इसको रिवर्स भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी इमेज देयर इज ए यूनिक ऑब्जेक्ट अवेलेबल। थर्ड पार्ट G, n सच दैट n x कोऑर्डिनेट है, y उसका रेसिप्रोकल है और n की वैल्यूज क्या है, डिपेंड करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, वो इसको 0 इंक्लूड कर लेते हैं और कह देते हैं जी 1/0 तो नॉट डिफाइंड है। गलत बात। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 इंक्लूड नहीं होती। 0 नॉन पॉजिटिव में इंक्लूड होती है या नॉन नेगेटिव में इंक्लूड होती है। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो 1 to इन्फानाइट होंगे और 1 to इन्फानाइट पॉजिटिव नंबर है। हर नंबर का रेसिप्रोकल एक डिफरेंट नंबर होता है। तो अगेन इट इज ऑल्सो ए फंक्शन। यस, रीजन सेम लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट S, n स्क्वायर, यानी हर नंबर का स्क्वायर। अगेन एक यूनिक एलिमेंट होगा, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हर नंबर का स्क्वायर एक अलग नंबर होता है। यस, दुनिया में ऐसे कोई दो नंबर नहीं है पॉजिटिव जिनका स्क्वायर सेम हो। फिफ्थ, t इज इक्वल टू x3, मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, आंसर फिक्स कर दिया भाई 3 ही देखना आंसर तो हमेशा। x इज ए रियल नंबर, आप पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव लिखें, 0 लिखें, रैशनल लिखें, इरेशनल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा 3 हो जाएगा। तो मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कोई भी रखे, इमेज फिक्स कर दी गई हमने। तो येस, इट इज़ ए फंक्शन, और ये स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कांस्टेंट फंक्शन। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और द वैल्यू ऑफ एलिमेंट x इन डोमेन। कोई भी नंबर रखो, आंसर एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, वो हमें ऑलरेडी मेंशन्ड होती है स्टेटमेंट में। जैसे इस केस में 3 दे रखी है तो आंसर हमेशा 3 मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। तो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। रीजन बीइंग कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ए डिफरेंट एंड यूनिक इमेज। ये आप कह सकते हैं फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ऑब्जेक्ट। तभी कोई भी रिलेशन जो है फंक्शन बनता है। जो इन कंडीशंस को वायलेट करता है कि एक ऑब्जेक्ट की 2 अलग अलग इमेज आ गई हैं, वो फंक्शन नहीं होता। आपने उसको क्लियरली नो कर देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। एफ और जी रियल फंक्शंस हमें दे रखे हैं। इफ एफ एंड जी आर रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स की वैल्यू है x² + 7 और जी एक्स की वैल्यू है 3x + 5।
फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 5 पार्ट दे रखे हैं, अलग अलग हमें सॉल्व करने हैं। पहला f3 + g-5, f1/2 g14 और थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे 5 पार्ट हैं। एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे। करना क्या है, fx मुझे पता है, gx मुझे पता है। पहले पार्ट की अगर बात करूं, यहाँ लिखा था कि f3 + g-5, मतलब मुझे x के प्लेस पे पहले यहाँ 3 रखना है, g के प्लेस पे g में -5 रखना है, और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर बनता चला जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ f3 × g-5, तो fx की वैल्यू क्या है, ये x² + 7, मुझे x की जगह पे -3 रखना है। देखिए मतलब -3 का स्क्वायर + 7 मल्टीप्लाई करना है g-5 के साथ, मतलब मुझे gx में x की जगह पर -5 रखना है, यानी 3 × -5 + 5। इसको सॉल्व कर लीजिए अब। -3 का स्क्वायर 9 + 7 मल्टीप्लाई 3 × -5 -15 + 5 फर्दर इज इक्वल टू 9 + 7 16, और -15 + 5 कितना होता है, -10, तो कितना हो गया -160। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट का आंसर -160 आ गया। सेम प्रोसीजर हमें सेकंड पार्ट के लिए रिपीट करना है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि 5 पार्ट के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। तो मैं देखिए सेकंड पार्ट की वैल्यू लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मुझे कहा गया f(1/2) और g14 प्लस करना है, इस बार नहीं मल्टीप्लाई ही है, प्लस नहीं है, गलत कर दिया। पहले पार्ट में प्लस करना था, तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव लगा सकते हैं आप। मल्टीप्लाई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ प्लस कर देंगे, 9 + 7 16 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये प्लस हो जाएगा। अगर प्लस होता तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा -6 बन जाता है। इनफैक्ट 16 - 10 + 6, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन उसी हिसाब से परफॉर्म करना है जो साइन लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में मल्टीप्लाई है मेरे पास, ये मेरा fx है x² + 7, मुझे x की जगह पे 1/2 डालना है, तो 1/2 स्क्वायर + 7 मैंने लिख दिया है, और मल्टीप्लाई में g14 लिखना है मुझे, यानी 3 × 14 + 7 लिख दिया मैंने। क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 7, और 14 × 3 42 + 7 +5 है, +5 है, भूलना नहीं है। वैल्यू एक भी गलत पुट कर दी, आंसर तभी गलत हो जाएगा। 3x + 5 है, तो 42 + 5 47 मल्टीप्लाई बाय 47। एलसीएम ले लो, 7 4 = 28 + 1 29/4 मल्टीप्लाई 47, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1363/4 आ जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, आपको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्राइक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो वैल्यू मेंशन है बस वही लिखनी है और कुछ नहीं। थर्ड पार्ट पे चलेंगे, -2 और -1, f(-2) × g(-1)। अब मुझे fx में x की जगह पे -2 लिखना है और gx में x की जगह पे -1 लिखना है। तो देखिए x के प्लेस पे fx में x² की जगह मुझे -2 लिखना है, तो मैं करूँगा -2 का स्क्वायर + 7, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 3 × -1, क्योंकि gx में x की जगह पे -1 कहा गया, और +5 है। सॉल्व कर देंगे, -2 का स्क्वायर 4 + 7 मल्टीप्लाई 3 × -1 -3 + 5 इज इक्वल्स टू 4 + 7 11, 5 - 3 2, 11 × 2 22। बहुत सिंपल होते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, बस ध्यान एक चीज़ का रखना है, प्लस माइनस का साइन ठीक लगाना है, जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो वैल्यूज़ पुट करनी है। फोर्थ पार्ट में लिखा है f(t - f(-2), यानी अब g का रोल ही नहीं है,
सिर्फ fx के अंदर ही आपने दोनों वैल्यूज पुट करनी है। पहले t पुट करना है, तो t पुट करते तो बहुत आसान है, टी स्क्वायर प्लस 7 ही बन गया सीधा सीधा, बीच में माइनस लगाना है। अब -2 पुट करना है, तो -2 का जैसे ही मैं यहाँ स्क्वायर करूँगा तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, यानी 4 + 7, तो ये क्या हो गया देखिए, टी स्क्वायर प्लस 7 और 4 + 7 11 होता है, तो -11, तो सॉल्व करके क्या आया टी स्क्वायर -4, क्योंकि 7 प्लस का है 11 का माइनस है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके -4 आ गया। एग्जैक्टली सेम फिफ्थ पार्ट के लिए भी ऑपरेट करना आपको, f ऑफ t माइनस f ऑफ 5 डिवाइड बाय t माइनस 5। मेंशन है स्टेटमेंट में t इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि 5 के इक्वल नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में t माइनस 5 है, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। f ऑफ t, अगेन g का कोई रोल नहीं है, अभी f की बात करनी है। पहले t पुट करना है तो सेम यही फंक्शन आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7, बीच में माइनस लगाना है। अब 5 रखना है, तो जब आप यहाँ 5 रखेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाय t माइनस 5, कोई चेंज नहीं, सेम रहने वाला है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 7 माइनस 25 प्लस 7 32 डिवाइड बाय t माइनस 5। अब -32 प्लस 7 अगेन फिर से वही, टी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन t माइनस 5। अब आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ अप्लाई कर देंगे तो t प्लस 5 t माइनस 5 डिवाइड बाय t माइनस 5। कैसे आया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, ये t माइनस 5 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया t प्लस 5। तो देखिए इस तरह से इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस मतलब अलजेब्राइक ऑपरेशन लगा दिए हमने फंक्शंस में, प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाइड लगा दिया, डिवाइड भी लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको परफॉर्म करना है, जो भी वैल्यू स्टेटमेंट में लिखी है x के प्लेस पे वही लिखनी है और सॉल्व कर देना है, आपके आंसर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद लेट f एंड g बी रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय f(x) की वैल्यू दे रखी है 2x + 1 और gx की दे रखी है 4x - 7। दो फंक्शन दे रखे हैं हमें, रियल वैल्यूड फंक्शन है f(x) 2x + 1 और gx 4x - 7। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है फॉर व्हाट रियल नंबर्स f(x) इज इक्वल टू gx। वो रियल नंबर बताने हैं, यानी वो x की वैल्यूज बतानी है जिनके लिए ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएं। और सेकंड पार्ट में फॉर व्हाट रियल नंबर्स f(x) लेस देन gx। तो पहले देखिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मेंशन्ड है f(x) इज इक्वल टू gx होना चाहिए, तो भैया लेके चल पड़ते हैं f(x) इज इक्वल टू gx, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो सिंपल है, f(x) की जगह f(x) की वैल्यू रखनी है आपने 2x + 1 और gx की जगह gx की वैल्यू रखनी है 4x - 7। दोनों को इक्वल पुट कर देना, क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन्ड है वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। तो जैसे ही आप इनको इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 2x को उधर ले जाइए आप और -7 इधर आके प्लस का 7 बन जाएगा, 1 + 7 इज इक्वल टू 4x - 2x लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं, या 2x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 4। यानी जब भी आप x की वैल्यू 4 लेंगे, x की वैल्यू 4 व्हाट रियल नंबर्स पूछा था ना, तो 4 निकल के आ गया, x की वैल्यू जब भी 4 लेंगे f(x) और gx आपके इक्वल हो जाएंगे। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, f(x) लेस देन gx लेना है जी अब आपको, तो अगेन यही कंडीशन लेके चलते हैं, f(x) लेस देन gx, वैल्यूज डाल देते हैं। f(x) की वैल्यू है 2x + 1 लेस देन gx की वैल्यू है 4x - 7। सेम ऑपरेशन काम करेगा, 2x को उधर ले जाएंगे, -7 को इधर ले आएंगे, 1 + 7 लेस देन 4x - 2x, 8 लेस देन 2x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 4 लेस देन x, यानी आप कह सकते हैं x ग्रेटर देन 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जिस तरफ ओपन होता है दैट इज ग्रेटर, तो मतलब x ग्रेटर देन 4, यानी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 4, जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेंगे आप,
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन जी एक्स। यही कहा गया था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, पहली कंडीशन में इक्वल था, फर्स्ट पार्ट में पूछा था, दोनों को इक्वेट किया, आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में लेस देन पूछा था, अगेन दोनों की वैल्यूज पुट की इनइक्वालिटी में और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए 13th क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, अगेन फिर से रियल वैल्यूड फंक्शन की बने, एफ एक्स की वैल्यू है 2x + 1, जी एक्स की वैल्यू है x² + 1। फाइंड आउट क्या करना है, f + g, f - g, f × g, f अपॉन g। तो कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल, आपको वही मैंने जो पहले बताया था कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस हैं, आप दो फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस f + g, देखिए फर्स्ट पार्ट को मैं fx + gx की फॉर्म में लिख लेता हूँ, अगेन सेकेंड पार्ट भी fx - gx की फॉर्म में लिखा जाएगा, थर्ड पार्ट भी fx × gx की फॉर्म में लिखा जाएगा, और फोर्थ पार्ट भी fx अपॉन gx की फॉर्म में लिखा जाएगा। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि फंक्शंस जो हैं हमारे पास वेरिएबल x की फॉर्म में गिवन है, हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है। fx + gx है फर्स्ट पार्ट में, देखिए fx की वैल्यू 2x + 1 प्लस gx की वैल्यू x² + 1, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, x² + 2x और यहाँ पर 1 + 1 2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा fx + gx यानी f + g। सेम ऑपरेशन आपने सेकंड पार्ट के लिए लगाना है, बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा, 2x + 1 - x² + 1। जब बाहर माइनस है ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 2x + 1 - x² - 1, तो +1 और -1 कैंसिल हो गए, क्या बचा 2x - x²। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2x + 1 × gx की वैल्यू क्या है, x² + 1। तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल, पहले 2x को x² से करेंगे, देखिए 2x³, फिर 1 से करेंगे तो +2x, 1 को x² से करेंगे तो x² और 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा आपका 2x³ + x² + 2x + 1। और लास्ट फोर्थ पार्ट में डिवाइड करना है, चारों ऑपरेशन आगे देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों ऑपरेशन आगे। 2x + 1 fx न्यूमरेटर में और gx मुझे डिनोमिनेटर में लिखना है, x² + 1, बस दैट्स इट, जस्ट लिखना है। तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो बहुत आसान होता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ये हमने क्वेश्चन 13 में अभी परफॉर्म करके दिखाया आपको सारे ऑपरेशंस। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14th क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब पहले तो हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, जो भी फंक्शन दे रखा है, और फिर उसकी रेंज बतानी है। तो फंक्शन क्या है, x to r, मतलब ये डोमेन है और यहां से रेंज निकल के आएगी, क्योंकि ये कोडोमेन होता है हमारा, कोडोमेन, इसके अंदर से रेंज निकल के आती है। fx दे रखा है x³ + 1, ये फंक्शन है। x की वैल्यूज कहां से लेनी है, -1, 0, 3, 9 और 7 आप मैक्सिमम रख सकते हैं, ये हमारे डोमेन के एलिमेंट है। तो सबसे पहले मुझे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, तो मतलब मुझे पहले इस फंक्शन से वैल्यूज निकालनी है इन सब की, ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या बनेंगी। तो एक एक करके ले लेते हैं। देखिए व्हेन x = -1 से शुरू कर लेते हैं, तो f ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का क्यूब + 1, -1 + 1 0, फिर मैं 0 रखूँगा x की वैल्यू, f ऑफ 0, 0³ + 1, 0 + 1 1, फिर मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा यहाँ पर, देखिए f ऑफ 3, 3³ + 1, 3 का क्यूब आपको पता है, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 27 + 1 28, फिर मैं x की वैल्यू रखूँगा 9, f ऑफ 9 क्या बनेगा, 9 का क्यूब + 1, 9 का क्यूब क्या बनेगा, 9 का क्यूब 81 × 9 729 + 1 730, और एक मुझे लास्ट वैल्यू रखनी है x की 7, तो f ऑफ 7 निकल के आ जाएगा 7³ + 1
और 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 1 यानी 344। ठीक है, तो अब मुझे लिखने हैं इनके ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आपको पता है पहले एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी जाती है, मतलब ये -1, और फिर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आई थी। ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, यहाँ से 1 आया था। ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3, यहाँ से 28 आया था। ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 9, यहाँ से 730 आया था। और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 7, तो यहाँ से 344 आया था। ये ऑर्डर पेयर लिख दिए। अब मुझे इनकी लिखनी है रेंज। रेंज मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, दिस वन। तो रेंज क्या बनेगी? वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, 1, यहाँ से 28, 730, 344। तो ये आपकी रेंज आ गई। तो बहुत आसान होता है ऑर्डर्ड पेयर लिखना। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है, ऑर्डर्ड पेयर लिख देने हैं, और जो भी वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा रेंज होता है। इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 15th क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शंस। दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी एक्स, 3x² - 1 और 3 + x, और मुझे बताना है वो वैल्यूज x की जिनके लिए दोनों फंक्शन इक्वल हो। तो हम ऐसा पहले कर चुके हैं। कंडीशन है दोनों फंक्शंस इक्वल करने हैं, f(x) = gx, और जो भी x की वैल्यू आएगी वो निकाल देनी है, ये निकालनी है। तो मैं f(x) की जगह पर f(x) की वैल्यू रख रहा हूँ। देखिए 3x² - 1, और gx के प्लेस पे gx की वैल्यू 3 + x, इक्वल कर देना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन रही है। 3x² + x इधर आके -x बन जाएगा, -1 + 3 इधर आके -3 बन जाएगा, = 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3x² - x - 4 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टराइज करना है, फैक्टर बना लेते हैं 3 और 4 के 12। तो क्या बनेगा? 3x² - 4x - 3x + 3x -4 = 0। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, 3x - 4। दूसरी दो टर्म्स में से +1 कॉमन, 3x - 4 = 0। तो फैक्टर्स क्या बने? 3x - 4 और x + 1 = 0। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या? आइदर 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। ये दो प्रोडक्ट आए थे, दो टर्म्स का प्रोडक्ट = 0 है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो आइदर 3x - 4 0 रखना है और x + 1 0 रखना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x = 4/3, और यहाँ से x = -1। तो x = -1 और x = 4/3 के लिए ये जो दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) और gx, ये हमेशा इक्वल आएंगे। तो देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन थे। रिलेशन और फंक्शन है आपका, कहने को 11th और 12th क्लास में सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है, बट इसका जो बेस है, जो ग्राउंड है, वो क्लास 11th से स्टार्ट होता है, वहीं से बनना शुरू होता है। और एनसीईआरटी में इसका पोर्शन जो है, नॉर्मल जो एनसीईआरटी उसमें बहुत कम दिया हुआ है। इसलिए जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, लाइक जेईई मेंस, एडवांस या IOQM और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं कहूँगा कि मस्ट है। और रिलेशन फंक्शन जैसे चैप्टर जहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हमें सिर्फ एक ही जगह मिल सकते हैं, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप सीरियसली करें, कंसंट्रेशन के साथ करें, और सारे सोल्यूशन देखने का एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है द वैदिक गुरुज। तो द वैदिक गुरुज का चैनल, हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशंस को एंजॉय करिए, मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए। विल मीट यू वेरी सून। थैंक यू।